मोदी जी, पिछले 7 साल की अगर आप उपलब्धियां गिनना चाहें तो शायद ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा, लेकिन 3 ऐसी उपलब्धियां जो कहीं नहीं हो पाई। सबसे पहली बात, किसी व्यक्ति को 3 बार मुख्यमंत्री किसी जनता ने बनाया हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जनता का आशीर्वाद है। और जनता का आशीर्वाद, जनता की आशा अपेक्षाओं के आप खरे न उतरे तो संभव नहीं होता है। इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता है जनता के आशीर्वाद। मैं एक नया कदम उठाने जा रहा हूं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। शायद दुनिया के अंदर गुजरात एक ऐसा स्टेट बनेगा कि जहां गांव में भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने से लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन हो, टेलीमेडिसिन हो, एक प्रकार का रिवॉल्यूशन आ जाएगा। जो शहर का बच्चा कंप्यूटर पर बैठ के दुनिया चला सकता है, वो गांव का बच्चा चला पाएगा। ये और बहुत जल्द हो जाएगा। ये काम तो बड़ा तेजी से चल रहा है। तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मुझे याद है जब मैं यहां आया तो 6,700 करोड़ रुपीज का मेरा डेफिसिट था। आज मेरा रेवेन्यू सरप्लस है। मेरे यहां पीएसयूज, हिंदुस्तान में ये परंपरा है, कोई भी पीएसयू थोड़ा सा भी लुढ़का तो गिरता ही गिरता है। मेरे यहां सारे पीएसयू डेफिसिट में चलते थे। आज वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा नमूना, एक नया मॉडल दिया उसमें कि किस प्रकार से पीएसयूज का मैनेजमेंट होना चाहिए, और हमने करके दिखाया। पेट्रोलियम, आज गुजरात हिंदुस्तान का पेट्रो कैपिटल बना है। 50 साल पहले पहला कुआं गुजरात की धरती पर खोदा गया था। आज गुजरात की कंपनी दुनिया के 6 देशों में काम कर रही है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। और हम एक प्रकार से एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं। तो अनेक विषय हैं जिसको आप कोई भी विषय उठा लीजिए। यही वजह है कि रेवेन्यू सरप्लस है, चारों तरफ आप अपने आप पे सेल्फ रिलायंट स्टेट हो गया है। आप कहते हैं कि मुझे केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, वो कानून बनाए या पैसा दे या ना दे। ऐसा नहीं है। मैं केंद्र की छाती पे बैठ के कह रहा हूं कि मेरा गुजकोप का कानून बनना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मुझे सारी सुविधा मिलनी चाहिए, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए गुजरात ने इनिशिएटिव लिया है। दिल्ली सरकार उसके बीच में ना आए, ये मेरा साफ कहना है। दूसरी बात है, मैं साफ साफ कहता हूं, अगर भारत सरकार गुजरात को कुछ देती है तो साथ साथ ये भी बोले कि हम गुजरात से इतना ले जाते हैं। ये नहीं चलेगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। आप ले जाते हैं, वो तो बोलते नहीं 4,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए ले जाएं और 400 रुपए दें, तब उसकी चिल्लाहट करते रहते हैं। इतना ही मेरा कहना है। और हिंदुस्तान के हर राज्य, हाँ, अब बिहार में इतनी आपत्ति आई, हमने भेज दिया सारा सामान। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेवा बिहार की करने का सौभाग्य मुझे मिला है, लेकिन हम बिहार में जाकर के ढोल नहीं पीटते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये नहीं करते। तो दिल्ली सरकार को समझना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों की भी इज्जत होती है, राज्यों की प्रतिष्ठा होती है, उनको अपमानित करके काम नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए 50 साल उन्होंने ओएनजीसी का बनाए, वो गुजरात सरकार को बाजू में रख करके काम कर रहे हैं। शोभा देता है क्या उनको? कोई देश ऐसा करता है क्या? और इसमें क्या मिलता है उनको, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गुजरात की धरती पर ओएनजीसी को पनपना है तो क्या गुजरात सरकार से लड़ाई लड़के पनपेगी क्या? लेकिन आपने कल का देखा होगा, सारे देश भर में उनकी एडवर्टाइजमेंट छपी है। गुजरात की उस जगह 50 साल पहले कुआं निकला था, वहां पर जाकर उन्होंने दिल्ली के केंद्र के मंत्रियों ने समारंभ किया और गुजरात सरकार को बिल्कुल किनारे करके किया। क्या होगा मुझे बताइए? और ये बहुत गंभीर इश्यू है। क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जानते इस प्रकार के कारनामे कर रहे हो? होगा क्या? देश ऐसे चलेगा क्या? कोई देश ऐसा नहीं चल सकता है। और ये जो वृत्ति है राज्यों को नकारने की, दबाने की, निग्लेक्ट करने की, फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं चाहूं, और इसके खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं। गुजरात के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना, ये तो मेरा कार्यक्रम है। आपकी निजी मुलाकातें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से होती है। ये जब पिछले दिनों आप आए थे, यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसके बाद भी आप मिले। निजी तौर पर क्या कन्विंस्ड रहते हैं आपकी बातों से वो जो बातचीत? पहली बात यह है कि जब हम मिलते हैं, जब कैमरा के सामने 2 पत्रकार मिलते हैं तब एक रूप होता है, कैमरा के अलग पत्रकार से हम मिलते हैं तो रूप अलग होता है। तो राजनीति में वैसा ही संबंध रहता है। बहुत प्यार भरी बातें होती है, अच्छी बातें होती हैं। कन्विंस होना ना होना वो मेरा एजेंडा नहीं होता है कि मैं उनको कन्विंस कराने जाऊं। मैं क्या काम होता है, मेरी बात बताना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताना। उनका काम है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताना। पहली वजह आपने जो बताई थी, पहली जो 7 साल की अचीवमेंट की, 3 बार मुख्यमंत्री रहना कोई कम बात नहीं होती। और इस बीच में परिवार के लोग ही आड़े आने लगे। परिवार के लोगों ने ही बढ़ चढ़कर जो पिछले चुनाव हुए थे हिस्सा नहीं लिया। कहीं पेन हुआ आपको उसका, कोई दर्द? एक तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, कोई मेरे आड़े नहीं आया है, मेरे बीच में नहीं आया है।
कुछ न्यूज मेकर के लिए ये रोजी रोटी का काम है, कुछ न्यूज मैन्युफैक्चरर के लिए रोजी रोटी का काम है। तो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए न्यूज में प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग न्यूज मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ न्यूज ट्रेडिंग करते हैं, कुछ न्यूज बिल्डर्स हैं। तो ये अपना अपना काम करते रहते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती चलने तो बेचारों की। नहीं, इस पे मैं आऊंगा, इस पे भी मैं आपसे कमेंट लूंगा। लेकिन प्रवीण तोगड़िया जी लगातार कहते रहते थे कि हम तो हमारा अपना ही एजेंडा है, तो वो तो खुद आके कहते थे, उनके पीछे कोई न्यूज वाला थोड़ी भी जाता था। मैंने तो सुना नहीं भाई, मैंने तो कभी सुना नहीं, मेरे कान पे आया नहीं। या ऐसा है कि आप ऐसी ऐसी चीजों को सुनना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, मेरे कान को कोई दरवाजा नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है कान को दरवाजा लगाने की। भगवान ने बड़ी व्यवस्था रखी है। कान पे ऐसी व्यवस्था है कि आपको सुनना ही पड़ेगा। देखना बंद कर सकते हैं, सुनना बंद नहीं कर सकते आप। ईश्वर ने बड़ी व्यवस्था रखी है। तो ये माना जाए कि संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा, जो यहां पर तीनों में अभी भी तालमेल बराबर है, जैसे होना चाहिए, जैसे होता रहा था पिछले दिनों। देखिए, ये एक वैचारिक परिवार है, हमेशा अच्छा रहा है, अभी भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। ये एक वैचारिक परिवार है, अपना मिलजुल करके सब देश की सेवा कर रहे हैं। और न्यूज चैनल्स की आप बात कर रहे थे कि कई परिभाषाएं आपने सब न्यूज चैनल्स को दी। कोई शिकायत उनको, सबसे बड़ी शिकायत आपको न्यूज चैनल से क्या है? पहली बात है, मेरी न्यूज चैनल से कोई शिकायत नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है आप लोगों को सर्टिफिकेट देना। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं एक नागरिक के रूप में कि हिंदुस्तान के जो लोकतंत्र के प्रमुख खंभे हैं, उसमें मीडिया एक बहुत बड़ा खंभा है। उसको चोट कहां से आ सकती है? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ला करके वो चोट पहुंचाई थी, लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कोई राजनेता वो चोट पहुंचा सकता है, कोई सरकार चोट पहुंचा। लेकिन मुझे खतरा लग रहा है कि जिनियन मीडिया को सबसे बड़ा खतरा है न्यूज ट्रेडर का, न्यूज बिल्डर्स का, न्यूज मैन्युफैक्चरर्स का। तो ये लोग जो हैं, ये एक बड़ी सस्ती प्रसिद्धि वाली एक जमात जो खड़ी हो रही है, शायद वो मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्कुल जमीन दोस्त कर देगी और देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, उसको शायद कोई नुकसान हो सकता है। ये मेरी वरी है। मैं चाहता हूं कि मीडिया वाइब्रेंट हो, मीडिया स्ट्रांग हो, मीडिया देश के विकास की प्रक्रिया का हिस्सेदार बने। जो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहा करते थे कि मीडिया देश की विकास प्रक्रिया का पार्टनर बने। तो ये मुझे लगता है, ये मेरी सोच है। मेरा कोई इसमें मीडिया पर कोई आरोप नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल मोदी जी आपसे। एक साल पहले जब आपसे इंटरव्यू समय पे किया था तो आतंकवादियों के लिए आपने एक लाइन कही थी कि मौत के सौदागरों के लिए गुजरात में कोई जगह नहीं होगी। आज आप क्या कहना चाहेंगे आतंकवादियों के लिए? वही बात दोबारा दोहराता हूं, मेरे गुजरात की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से ही होगा। ये मेरा साफ है, जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रहा हूं और देश के सभी सरकारों को, चाहे राज्यों की हो, केंद्र की हो, इस रास्ते पर गए बिना निर्दोष लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकते हैं। हम निर्दोषों की जिंदगी पर खेल नहीं सकते हैं और हमको सोचना पड़ेगा। और शायद अपनी राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन अपनी राजनीति के कारण अगर निर्दोष मर रहे हैं तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा, मेरा स्पष्ट मत है। नरेंद्र मोदी जी, आपने समय के साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया, सबको नमस्कार।